नमस्कार, मेरा नाम है कोमल झा और एक बार हम फिर पहुंच चुके हैं बिहार। आज हम बात करेंगे बिहार का सबसे बड़ा दर्द। बिहार इलेक्शन के टाइम अगर कोई मुद्दा सबसे ज्यादा जोर पकड़ता है, सबसे ज्यादा चर्चा में होता है, तो वो है रोजगार और पलायन। और हो भी क्यों ना, सबसे बड़ी परेशानी का सबसे बड़ा मुद्दा बनना भी चाहिए। पर परेशानी ही तो यही है कि सिर्फ मुद्दा ही बनता है। बिहार एक युवा राज्य है। यहाँ आबादी का एक बड़ा हिस्सा यानी कि लगभग 60% आबादी 35 की उम्र या इससे नीचे है और यहाँ रोजगार ना मिलना सबसे बड़ी समस्या है और पलायन इस राज्य की पहचान बन चुकी है। और राजनीतिक पार्टी अगर इसको अपनी जिम्मेदारी लेते, इसे मुद्दा नहीं परेशानी समझते, तो शायद बिहार का जो ये वर्तमान है अतीत बन चुका होता। अगर रोजगार उनके गांव और शहर तक पहुंच चुका होता तो लोग अपने परिवार के लिए अपने परिवार से दूर नहीं रह रहे होते। लेकिन अगर बिहार में समस्या खत्म हो जाएगी तो पार्टी किस मुद्दे पर वोट मांगेगी? अगर समस्या नहीं होगी तो मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र में क्या छपवाएंगे? उनके भाषणों में तालियां किस बात पर बजेगी? आप ही सोचिए, घोषणा पत्र में समस्या नहीं तो क्या उपलब्धियां लिखवाते, और लिखवाते भी कैसे? होनी भी तो चाहिए। उनके ये बड़े बड़े वादों का इस्तेमाल ये हथियार की तरह करते हैं। 5 साल बाद युद्ध हुआ तो हथियार बाहर निकाले, मतलब जनता के सामने बड़े बड़े वादे किए और हथियार के बलबूते पे ये चुनाव जीत गए। अब ये हथियार संभाल कर रख दिए जाते हैं और दोबारा 5 साल बाद युद्ध होगा तब निकाला जाएगा। आइए आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि इन हथियारों का इस्तेमाल किया कैसे जा रहा है। बिहार में बेरोजगारी दर 3% है अगर हम 23 और 24 का डाटा उठाए तो, लेकिन शहर और युवाओं में बेरोजगारी दर यहाँ लगभग 10% से भी ऊपर है। गांव में बेरोजगारी कम दिखती है क्योंकि यहाँ पर लोग खेती और दिहाड़ी मजदूर में लगे होते हैं, लेकिन उनकी आमदनी इतनी कम होती है कि गुजारा करना बहुत ही मुश्किल होता है। और फिर भी चलिए आप इसे रोजगार का नाम दे देते हैं, तो बिहार में फिर भी बेरोजगारी दर पूरे राष्ट्र की एवरेज बेरोजगारी दर से ज्यादा दूर नहीं है। मतलब कि हर 100 लोगों में से 3 लोग बेरोजगार हैं। लेकिन शहरों में आ जाए और पढ़े लिखे युवाओं की बात करें तो संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हर 10 में से 1 युवा बेरोजगार है। और पलायन की बात की जाए तो बिहार में इस दर पर पहुंची हुई बेरोजगारी के बाद लोगों के पास पलायन जैसे विकल्प ही बचते हैं। चलिए सरकारी आंकड़ों को देख लेते हैं। अगर उनकी बात की जाए तो कुल 57 लाख लोग ऐसे हैं जो कि बिहार से बाहर जा चुके हैं। इनमें से 52 लाख लोग ऐसे हैं जो कि नौकरी के लिए बाहर हैं और करीब 5 लाख लोग स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि दूसरे राज्यों में पढ़ाई के लिए गए हुए हैं। और ये तो हमने बात करी सरकारी आंकड़ों की, लेकिन अदर रिपोर्ट्स की बात करें ये तो हमें कुछ और ही बताती है। जैसे कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट से पता चलता है कि असल संख्या इससे कई ज्यादा है। उनका अनुमान है कि लगभग 3 करोड़ लोग बिहार छोड़कर रोजगार के लिए बाहर जा रखे हैं और ये संख्या वाकई हैरान करने वाली है। सड़कें जरूर बिहार में बन रही हैं, पर रास्ता तो लोग बिहार के जगह बाहर का ही चुन रहे हैं, जो कि बिहार के नेताओं के लिए एक बहुत बड़ी असफलता है। पर शायद वो इसे असफलता के तौर पर नहीं, मुद्दे के तौर पर लेते हैं, वरना चुनाव के नतीजे नेताओं के लिए जीत नहीं बल्कि पूरे बिहार की जीत लाते। यहाँ पर चुनाव तो पूरे बिहार में हो रहे हैं, हिस्सा भी पूरा बिहार की जनता ले रही है, लेकिन मगर आखिर में जो जीत और तरक्की हमें देखने को मिलती है वो सिर्फ नेताओं की। क्या मतलब है इस जातिवाद, आरक्षणवाद, मुफ्त की राजनीति करने का, जिसके फायदे तो पूरे बिहार की पहुंच से कितने दूर है, ये तो हमें बेरोजगारी और पलायन के आंकड़े ही बता रहे हैं। चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि बिहार ऐसा क्या नहीं कर पा रहा है जो बाकी राज्य कर चुके हैं। इंडस्ट्री यानी कि उद्योग की स्थापना। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक में बड़े बड़े उद्योग हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, आईटी, फार्मा, ये सब। बिहार में अभी तक बड़े स्तर पर कोई औद्योगिक निवेश नहीं हुआ है और बिहार में अभी भी कोई क्वालिटी कॉलेज नहीं है। युवा बिहार छोड़कर बाहर पढ़ाई के लिए जाते हैं और फिर वही नौकरी करने के लिए लग जाते हैं। स्टार्टअप्स, जो कि माना जाता है किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कोई टैक्स रिलीफ या फिर सिंगल विंडो क्लियरेंस, आसान नियम जैसी नीति बने जो कि इन्वेस्टर्स को बिहार में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करें। और अगर कोई ऐसी नीति है भी तो वो देरी और भ्रष्टाचार को देखकर ही इन्वेस्टर्स अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। यहाँ खेती और किसानों की हालात भी सेम वही है। उत्पादन तो होता है
लेकिन स्टोरेज और मार्केटिंग की कमी से दाम अच्छा नहीं मिल पाता। सिंचाई के लिए अभी भी किसान सिर्फ बारिश पर ही निर्भर होते हैं। बिहार में हर साल उत्तर बिहार में बाढ़, दक्षिण बिहार में सूखा पड़ता है। नतीजा वही, फसल बर्बाद, किसानों की कमाई खत्म। ट्रैक्टर, कोल्ड स्टोरेज, आधुनिक बीज, उर्वरक की इतनी कमी है कि किसान आधुनिक खेती कर ही नहीं पाते। अंत में कर्ज में डूबकर किसान आत्महत्या, मजदूरी, पलायन जैसे विकल्प को ही उन्हें चुनना पड़ता है। और फिर सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए अक्सर राहत पैकेज चला देती है, मुफ्त की योजनाएं चला देती है। उनका सीधा जवाब होता है कि हमने पैसे खातों में पहुंचा दिए हैं, और पैसा बाढ़ पीड़ित के अलावा दूसरे शहर में बैठे उन अकाउंट्स में भी क्रेडिट हो रहा है जिन्हें शायद बिहार के बाढ़ के आने का पता न्यूज से या फिर अपना अकाउंट देखकर चलता है। इतने अच्छे डाटा के साथ सरकार इन समस्या का हल निकाल रही है। अब तो आखिर में बिहार में आने वाली सरकार से हमारा सीधा सवाल यही है कि क्या बिहार सिर्फ पलायन की धरती रहेगा या कभी अपने लोगों को काम और भविष्य भी दे पाएगा। ये जागरूक बिहार है जो बदलाव चाहता है। अब वो इसके लिए किसको चुनता है ये तो आने वाले नतीजे ही बताएंगे। मैं कोमल झा, आज के लिए इतनी। बाकी के अपडेट्स के लिए और बिहार इलेक्शन पे खास नजर के लिए देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।